अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मोहम्मद काशिफ। आप देख रहे हैं फेयर ट्रैवलिंग चैनल। उम्मीद करता हूँ मेरे सब भाई खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ रोमानिया वर्क वीज़ा जिस तरह इसकी रिजेक्शन चल रही है एम्बेसी में, तो 10 रीज़न मैं आप लोगों को ऐसे बताने वाला हूँ जिसकी वजह से आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है। जिन भाइयों ने आने वाले दिनों में इंटरव्यू देना है या उन लोगों का अभी वर्क परमिट अप्लाई हुआ है या अप्लाई करना है, तो ये बातें आप गौर से नोट कर लें, क्योंकि आने वाले दिनों में अगर आप लोग ये बातें अगर एक भी आप मिस्टेक कर देते हो तो आप लोगों को पासपोर्ट जब वापस मिलेगा तो वीज़ा रिजेक्शन रिफ्यूज़ल लेटर जो आप लोग को दे देंगे। लेकिन उसके बाद वीडियो देखने का मकसद कोई नहीं है, उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिर आप पता करते हैं कि भाई हमें रीअपॉइंटमेंट कैसे मिलेगी, दूसरी मरतबा हम अप्लाई करेंगे, हमारा वीज़ा लगेगा या नहीं। इससे पहले आप लोगों से ये गुजारिश है कि ये वीडियो आप मुकम्मल तौर पर देख लें, इसलिए आप लोगों का पहली मरतबा जो है वो काम भी हो जाए, आप लोगों का टाइम भी वेस्ट ना हो और पैसे भी आप लोगों के ज़ाया ना हो। ये मैं आप लोगों के साथ अपना ज़ाती एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा, क्योंकि वर्क वीज़ा अगर आप लोग अप्लाई करते हो तो आप लोग का वर्क परमिट भी आ जाता है, चाहे लेट आए चाहे जल्दी आए, अपॉइंटमेंट भी आपको मिल जाती है, क्योंकि 80% लोगों ने वीज़ा जो है वो अप्लाई किया होता है एजेंट या एजेंसियों के थ्रू, ठीक है। तो आप लोग वो प्रोसेस वो बता देते हैं, तो वो अलग टॉपिक है। लेकिन बात यह है कि इंटरव्यू आप लोगों ने खुद देना होता है, कोई एजेंट, कोई एजेंसी का ओनर आप लोगों के साथ नहीं जाता। उसमें अगर आप लोग एक भी मिस्टेक कर देते हो, तो वो आपको एक रिफ्यूज़ल लेटर थमा देते हैं। उसके बाद आप लोगों को 80% चांसेज़ हैं यही कि आप लोगों ने नया वर्क परमिट जो है वो अप्लाई करना होगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। क्योंकि अभी रीअपॉइंटमेंट जो है वो भी बहुत कम लोगों को दे रहे हैं, क्योंकि वो टाइम जो है वो लोगों का निकल जाता है। 6 महीने वर्क परमिट की एक्सपायरी डेट है, जो पहले वर्क परमिट आए हैं। आने वाले दिनों में इसके रिलेटेड भी एक गुड न्यूज़ जो है वो आप लोग के साथ में शेयर करूँगा। लेकिन ये वीडियो मेरी 10 रीज़न के ऊपर है कि रिजेक्शन के 10 रीज़न जो हैं वो कौन-कौन से हैं, वो कौन-कौन सी गलतियाँ हैं जो अक्सर लोग करते हैं। मोस्टली लोग ये गलतियाँ जो है वो करते हैं, जिसकी वजह से उनका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुज़ारिश है कि चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं डेली इस चैनल के ऊपर अपलोड करता हूँ। अगर आप लोग रोमानिया का वर्क वीज़ा अप्लाई करते हो या फिर किसी भी कंट्री का वर्क वीज़ा अप्लाई करते हो, ये जो 10 रीज़न मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ये आप लोगों ने 10 मिस्टेक जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं करनी। यहाँ पर सबसे पहली मिस्टेक है आपकी इनकरेक्ट डॉक्यूमेंटेशन। इनकरेक्ट डॉक्यूमेंटेशन में क्या आता है कि आप लोग का जो वीज़ा फॉर्म होता है, वो आप लोगों को जब एजेंसी आप लोगों को दे, एजेंट आप लोगों को दे, तो आप लोगों ने खुद उसको कंप्लीट रीड करना है, ठीक है। आपकी जो इन्फॉर्मेशन वहाँ पर लिखी होगी, आपने उसके स्पेलिंग्स चेक करने हैं, अपनी कंप्लीट डिटेल्स चेक करनी है कि आप वहाँ पर अगर आप मैरिड हो तो वहाँ पर अनमैरिड ना लिखा हो, आप लोग अगर अनमैरिड हो तो वहाँ पर मैरिड ना लिखा हो। आपने अपने सिग्नेचर करने हैं, नीचे आपने डेट ऑफ बर्थ जो है वो आप लोगों ने लिखनी होती है। साथ में आप लोगों की जो एम्बेसी है, मतलब जिस जगह पे अगर आप इंडिया से हो या फिर पाकिस्तान से हो, तो पाकिस्तान में रोमानिया की एम्बेसी इस्लामाबाद में है, तो आप लोगों ने वो प्लेस जो है वो नीचे लिखनी होती है। क्योंकि ऐसे 1-2 केस हुए हैं, लड़कों ने अपनी वीज़ा फॉर्म जो है वो उस दिन उठाया जब सुबह उनका इंटरव्यू था, रात को वो वीज़ा फॉर्म जो है उन्होंने एजेंसी से उठाया है शाम को। तो जब घर वापस जा रहे थे तो उन्होंने वीज़ा फॉर्म अपना देखा है, तो वहाँ पर उनकी डिटेल्स जो है वो गलत थी, ठीक है। तो इस वजह से भी आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। अगर आप लोगों की डिटेल्स ही वहाँ पर मैच नहीं हो रही, तो ये आप लोगों की अपनी गलती होती है, ठीक है। वो ये नहीं कहते कि आप लोगों का एजेंसी ने अप्लाई किया है या आप लोगों ने खुद अप्लाई किया है। नंबर 4 रीज़न वो लगा के आप लोगों का वीज़ा रिजेक्ट कर देते हैं। आप लोगों को पता होगा कि रिफ्यूज़ल लेटर जो वो देते हैं, आप लोग कह लें कि 70% लोगों का जो रिफ्यूज़ल लेटर होता है उसके ऊपर नंबर 4 रीज़न जो है वो उन्होंने हाइलाइट की होती है। नंबर 2 रीज़न है ट्रैवल पर्पस। ट्रैवल पर्पस में आप लोगों का रोमानिया एम्बेसी में इंटरव्यू होता है, तो आप लोगों को ये भी पता होगा कि वो लाज़मी ये पता करते हैं कि आप रोमानिया क्यों जाना चाहते हैं। अगर आप लोग रोमानिया के लिए नहीं किसी और कंट्री के लिए भी अप्लाई करते हो, तो वहाँ पे आप इंटरव्यू के लिए जाते हो, तो आपसे ज़ाहिर है पता करते हैं कि इस कंट्री के लिए आप क्यों जा रहे हो, क्रोएशिया के लिए क्यों जा रहे हो, मतलब वहाँ पर इस कंट्री में आप क्यों जा रहे हो, ठीक है। तो वहाँ पर आप लोगों ने अपना पर्पस जो है, अपनी वजह जो है वो आप लोगों ने वहाँ पर बतानी है, ठीक है। आप क्यों जा रहे हो, आप क्यों जा रहे हो, काम करने के लिए जा रहे हो, पैसा कमाने के लिए जा रहे हो, ठीक है। ये आप लोगों ने अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए जा रहे हो, तो क्लियर डिटेल जो है वो आप लोगों ने बतानी है। कोई झूठ आप लोगों ने वहाँ पर नहीं बोलना, कॉन्फिडेंस के साथ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो सच है वो आप लोगों ने वहाँ पर बताना है। अगर आप लोग वो आपसे पता करते हैं कि आप लोग यहाँ पर क्यों आए हो, तो आप बताओ कि हम इंटरव्यू के लिए आए हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि आपको यहाँ से क्या चाहिए, तो आप लोग डायरेक्ट बोलो कि वीज़ा चाहिए। कुछ लोग वहाँ पर ज़्यादा स्मार्ट बन जाते हैं, जिसकी वजह से उनके इंटरव्यू के ऊपर जो है वो बैड इफ़ेक्ट जो है वो पड़ता है। नंबर 3 रीज़न है कंपनी डिटेल्स।
ठीक है, आप लोगों ने जो कंपनी डिटेल्स है इंटरव्यू में आपसे वो पता करते हैं कि आप किस कंपनी में जा रहे हो। आप लोगों ने अपनी कंपनी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो रखनी है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर एक बहुत अहम बात जो है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि जो वर्क परमिट आपका आता है, आप लोगों को फ्रंट पे जो है आपका एजेंट या एजेंसी आप लोगों को सेंड कर देते हैं। वो भी ऊपर उन्होंने लाइनें लगाई होती हैं, हाइड किया होता है कंपनी नेम, एनआरओ नंबर कंप्लीट जो है वो उन्होंने हाइड किया होता है। लेकिन बात ये है कि वो तो चलो पैसे देने के बाद या आप लोगों की जो डील होती है उसके बाद वो आप लोगों के सामने जो है वो कंप्लीट जो वर्क परमिट होता है वो आप लोगों के सामने शो कर देते हैं। लेकिन बात ये है कि जो पीडीएफ फाइल होती है 6 पेजेज़ पे मुश्तमिल होती है, 5 पे, 4 पे, 3 पे जो भी होती है, वो आप लोग के साथ उन्होंने शेयर करना मतलब आपका हक होता है, ठीक है? वो आप लोगों ने अपना कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट रीड करना होता है, ठीक है? बजाए उनसे पता करने के कि मेरी कंपनी का नाम क्या है। अगर आप लोगों को थोड़ी कन्फ्यूज़न हो कि जो काम आपका वहाँ पर लिखा हुआ है, अगर वो आप लोगों को समझ नहीं आ रहा, तो फिर वो आप अपने एजेंट और एजेंसी से पता करें या फिर आपसे कोई नाम पढ़ने नहीं हो रहा, तो वो आप लोग उनसे पता कर सकते हैं। बाकी आजकल आपको पता है कि गूगल ट्रांसलेट से या किसी भी ट्रांसलेटर से आप रोमानियन से उर्दू लैंग्वेज में आप ट्रांसलेट कर सकते हो, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो, आप ईज़िली वहाँ पर पढ़ सकते हो, ठीक है? आप अपना कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आप लोगों ने रीड करना है। मैं कहता हूँ कि 50% आप लोगों से आपका इंटरव्यू जो है वो आपके जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें से लेते हैं, ठीक है? वो 7 कॉन्ट्रैक्ट देख रहे होते हैं, जो लड़के इंटरव्यू दे के आ चुके हैं, वो आप उनसे पता कर लें कि वो आपका कॉन्ट्रैक्ट साथ देखते हैं, साथ आपसे क्वेश्चन करते हैं कि आपकी सैलरी कितनी है, उनके सामने आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है, वो आपसे पता कर लेते हैं, ठीक है? कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपसे पता करते हैं, ठीक है? आप लोगों ने अपना कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रीड करना है। अगर आप लोग अपना कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट रीड कर लेते हो तो आप लोगों के लिए इंटरव्यू कोई मुश्किल नहीं है। बाकी जो इसके अलावा आपसे क्वेश्चन करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट के अलावा जो आपसे क्वेश्चन करते हैं, वो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है। आप लोगों को ये तो पता है ना, वो आपसे पता करते हैं कि आप कैसे हैं, हाउ आर यू? तो आप बताते हो मैं ठीक हूँ। इतना तो आप लोगों को पता है कि आप खराब हो या कोई मसला है आपको, तो वो भी आप बता सकते हो कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है? ज़्यादातर लड़के जो हैं वो यही बताते हैं कि मैं ठीक हूँ, मैं भी यही बताता हूँ। तो इसके अलावा दोस्तों ये जो इन्फॉर्मेशन है, कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट है, ये आप लोगों ने कंप्लीट वहाँ पर रीड करके फिर उसके बाद एम्बेसी में आप लोगों ने जाना है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट मैं आपको बात बता रहा हूँ। अक्सर लोग जो हैं क्योंकि बहुत सारे लड़के भी ऐसे होंगे जिन्होंने जिनका वर्क परमिट भी आ गया होगा, वीडियो मेरी देख रहे होंगे, लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता होगा कि आप लोगों की कंपनी आप लोगों को कौन-सी डेट को सैलरी देगी। अगर आप लोगों को पता है, तो अगर नहीं पता तो तब भी आप कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि मुझे नहीं पता था, ठीक है? इसके अलावा दोस्तों नंबर 4 पे है क्रिमिनल बैकग्राउंड। आप लोगों का जो क्रिमिनल बैकग्राउंड है वो है आपका करैक्टर सर्टिफ़िकेट, ठीक है? वो आप लोगों ने कंप्लीट ज़ाहिर है कुछ लोग अटेस्ट करवा के जाते हैं, तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप मुफ़ा से अटेस्ट करवा के जाएँ। अगर आप लोग के ऊपर कोई एफ़आईआर है, तो आप लोग फ़ॉरेन ऑफ़िस से अटेस्ट करवा लें। अगर नहीं है, तो उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप फ़ॉरेन ऑफ़िस से अटेस्ट करवा के फिर इंटरव्यू में ये डॉक्यूमेंट अपना लेकर आएँ। तो यहाँ पर अगर आपसे वो पता करते हैं कि आप लोगों का करैक्टर जो है वो ठीक नहीं है, करैक्टर बैकग्राउंड आप लोगों में मिस्टेक है या आपके ऊपर एफ़आईआर है, तो आप लोगों ने साथ में उनको बताना है, वहाँ पे खामोश नहीं हो जाना। वहाँ पे आप लोगों ने बताना है, आपके ऊपर जो एफ़आईआर थी वो झूठी थी, इसके बाद मैंने मुफ़ा से फ़ॉरेन ऑफ़िस से अटैच करवा के यहाँ पर लेकर आया हूँ, मेरा क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है वो बिल्कुल ओके है। इसके अलावा दूसरा जो वो क्वेश्चन करते हैं कि आप लोग आगे वहाँ से कंट्री किसी कंट्री में मूव तो नहीं कर जाओगे रोमानिया से? तो आप लोगों ने वहाँ पर भी बताना है कि मैं इस कंट्री से आगे किसी कंट्री में मूव नहीं करूँगा। बात ये है कि मेरा करैक्टर सर्टिफ़िकेट आपके सामने है, आप इसको देख लें। मेरा पाकिस्तान में भी इतनी एज हो गई है मेरी, क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है वो बिल्कुल भी नहीं है और मैं रूल्स को फ़ॉलो करने वाला बंदा हूँ, ठीक है? ये आप लोगों ने वहाँ पर डिटेल्स इसके रिलेटेड बतानी होती है क्योंकि वो कन्फ्यूज़ करने के लिए बंदे को ऐसे ही कह देते हैं कि आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस जो है वो उसमें मिस्टेक है या फिर आपके प्लान डॉक्यूमेंट्स में जो है वो मिस्टेक है। तो आप लोगों ने ये बात वहाँ पर खुद क्लियर करनी होगी, ठीक है? नंबर 5 पे जो रिजेक्शन रीज़न है वो है अनकन्विंसिंग इंटरव्यू, ठीक है? आप लोग इंटरव्यू में उनको कन्विंस नहीं कर सकते क्योंकि वो आपसे पता करते हैं कि आप लोग वहाँ पे क्यों जा रहे हो, आपसे पर्पस पता करते हैं कि आप लोग की वजह जो है वो क्या है, आप लोगों को ये जॉब क्यों चाहिए, आप लोग उस कंट्री में जो है वो क्यों जा रहे हो, बाकी कंट्री दुनिया में ख़त्म हो गए हैं, तो आप वहाँ पे भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वहाँ पे भी आप लोग नहीं जा रहे, तो यहाँ पे आप क्यों जा रहे हो? आप लोगों ने उनको कन्विंस करना है कि मैं रोमानिया में जा रहा हूँ, मुझे पैसों की ज़रूरत है, मैं अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए वहाँ पे जा रहा हूँ, मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं, मतलब आप लोगों ने उनको मुत्मईन करना है कि मैं वहाँ पर जाना मेरा ज़रूरी है, ठीक है? बहुत ज़रूरी है, अगर मैं ना गया तो रोमानिया कंट्री वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अगर आप लोग उनको कन्विंस नहीं करते तब भी आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। तो रीज़न आपका आपको पता है कि नंबर 4 हेडिंग जो है वो हाइलाइट करते हैं, जो भी मसला हो, ठीक है? कोई
ख़ास मसला हो जाए किसी बंदे का ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स में, तो वो उनका जो है वो एक हेडिंग जो है 1 या इसके अलावा 1-2 हैं और वो हाइलाइट कर देते हैं। नंबर 7 रीज़न है आपकी रिजेक्शन की आपका वर्क परमिट और आपका एग्रीमेंट। वर्क परमिट आपका बिल्कुल ओके होना चाहिए, तरतीब के साथ जिस तरह आपका वर्क परमिट आता है उसी तरह तरतीब के साथ आपका वर्क परमिट जो है वो लगा हो, कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपका लगा हो, कोई भी पेज मिस नहीं होना चाहिए। इसी तरह कॉपीज़ जो हैं वो भी बिल्कुल करेक्शन होनी चाहिए उनकी, ठीक है? वो फ़ाइल आप एम्बेसी में जाकर देते हुए काउंटर पे, तो वहाँ पर वो जो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो निकाल के आप लोगों को वापस कर देते हैं। तो बाकी वो तरतीब जो है वो लगा लेते हैं, लेकिन बात ये है कि जो आपका एग्रीमेंट होता है या आपका वीज़ा फॉर्म होता है, उसकी तरतीब वो सेट नहीं करते। अगर आप उसमें से पेन निकाल के एग्रीमेंट के पेजेज़ ऊपर-नीचे कर देते हो, तो वो आपकी ये मिस्टेक जो है वो करेक्ट नहीं करते। लेकिन ये भी आप लोगों ने तरतीब के साथ जो है वो उनको देनी है। अगर आप लोगों को आपके सिटी के बारे में या फिर कुछ भी ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप लोग डिटेल्स के साथ या कोई डॉक्यूमेंट्स आपके एग्रीमेंट से मिस हो जाता है, तो तब भी आपका वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। क्योंकि ऑलरेडी उनके पास ये कंप्लीट फाइल जो है बंदे की डिटेल्स कंप्लीट जिस कंपनी से उसका वर्क परमिट आता है, उस कंपनी की डिटेल्स उनके पास ऑलरेडी मौजूद होती है। ठीक है? इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये भी आप लोगों ने केयर करनी है कि आप लोगों का जो एग्रीमेंट है, आप लोगों की डिटेल्स जो है बिल्कुल करेक्शन होनी चाहिए इसकी। नंबर 8 पे जो रिजेक्शन रीज़न है वो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस है और आपकी वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन आप लोगों को मैं बता दूँ कोरोना की उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन पोलियो की जो है वो उनकी 100% जो है वो रिक्वायरमेंट है। पोलियो कार्ड आपने बनवा के लेके जाना है और 1 साल के लिए आपका मतलब वैलिड होता है, 1 साल की मुद्दत होती है। तो डिपार्चर डेट से आपका ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स में भी ये भी मैं आपको बता दूँ कि आपका पासपोर्ट भी कहते हैं कि 6 महीने जो है वो वैलिड होना चाहिए, लेकिन मैं आप लोगों को कहता हूँ कि 1 साल के लिए आपका पासपोर्ट जो है वो वैलिड होना चाहिए। उसके बाद आप अपना पासपोर्ट एम्बेसी में वो जमा करवाएँ। अगर आप लोगों का पासपोर्ट 1 साल से 1 दिन भी कम है, तो मैं आप लोगों को ये बोलूँगा कि आप नया पासपोर्ट बनवा के फिर एम्बेसी में इंटरव्यू देने के लिए जाएँ और नया पासपोर्ट वहाँ पे जमा करवाएँ, ठीक है? इसके अलावा दोस्तों जो आपकी पोलियो वैक्सीनेशन है, वो भी आप लोगों की डिपार्चर डेट सॉरी आप लोगों का पासपोर्ट, हेल्थ इंश्योरेंस और आप लोगों का जो पोलियो कार्ड है, ये डिपार्चर डेट से 3 मंथ के लिए वैलिड होना चाहिए 100%। ये लोगों का वीज़ा रिजेक्शन लगा है, ये रिफ्यूज़ल लगी है लोगों की इस वजह से, लोगों को पता ही नहीं है। वो ये कहते हैं कि इंटरव्यू की वजह से हमारा वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हो गया। हमारा इंटरव्यू में ये मसला हो गया था, हमने ये नहीं बताया था। उसने बोला है कि रोमानिया में जो बेसिक सैलरी है वो 3000 है, मेरी 2500 लिखी हुई थी, मैंने 2500 बताई है जिसकी वजह से मेरा वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हो गया। 80% मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जो एजेंसीज़ हैं, एजेंट हैं, वो आप लोगों का वीज़ा रिफ्यूज़ल लेटर जो है वो देख के ये नहीं बता सकते कि आप लोगों का वीज़ा जो है वो रिजेक्ट क्यों हुआ है, ठीक है? ये आप लोगों को मैं बहुत काम वाली बात बता रहा हूँ, डिपार्चर डेट से 3 मंथ की वैलिडेशन जो है वो आपके पासपोर्ट, हेल्थ इंश्योरेंस और आप लोगों का जो पोलियो कार्ड है उसकी होनी चाहिए, ठीक है? वैक्सीनेशन भी आप ताज़ा-ताज़ा करवा के जाएँ, जब आप लोगों का अपॉइंटमेंट मतलब आप लोगों की अपॉइंटमेंट अप्लाई होती है, ठीक है? उस वक़्त आप अपनी पोलियो वैक्सीनेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो तब आप करवाएँ। इसके बाद नंबर 9 पे जो वीज़ा रिजेक्शन है वो आती है कि ऑलरेडी अगर आप लोगों की कोई रिजेक्शन हुई है एम्बेसी में, आप लोग का कोई सैटिस्फाई नहीं कर सके, हेल्थ इंश्योरेंस में मसला था, डॉक्यूमेंट्स में कोई मसला था, आप लोगों की रिजेक्शन हो जाती है। तो यही बात आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ कि दूसरी मर्तबा आप लोग अगर वर्क वीज़ा अप्लाई करते हो, यही बात मैं आप लोगों को अभी बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग दूसरी मर्तबा वर्क वीज़ा अप्लाई करते हो, एम्बेसी में इंटरव्यू देने के लिए जाते हो, तो वो आपसे 100% पता करेंगे आप लोगों का पहले वीज़ा क्यों रिजेक्ट हुआ था? किस वजह से हुआ था? आप लोगों ने पहले भी अप्लाई किया था, तो आप लोगों ने अपना जो रिफ्यूज़ल लेटर होगा पहले वो कंप्लीट देखना है, कि किस वजह से आपकी रिजेक्शन हुई थी। उस रिजेक्शन को जो है वो आप लोगों ने एक्सप्लेन करना था, कि ये मेरी मिस्टेक हुई थी, मैंने डॉक्यूमेंट्स जो है वो मिस्टेक हो गई थी, मेरा पासपोर्ट जो है वो एक्सपायर हो गया था, मेरा एग्रीमेंट एक्सपायर हो गया था, एम्बेसी की गलती थी। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने देख लेनी है, उसके बाद आप लोगों ने इंटरव्यू के लिए जाना है। ये भी अक्सर लोगों को पता ही नहीं होता कि मेरी पहली रिजेक्शन क्यों हुई है। वो वहाँ पर कुछ और बताते हैं, लेटर के ऊपर कुछ और लिखा होता है और उसके बाद जो उनके पास डिटेल्स होती है वो अलग होती है। तो जिसकी वज़ह से वो फिर आपसे मुतमिन नहीं होते, आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। नंबर 10 पे जो आपकी रिजेक्शन है वो आपके इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है? आप लोग के जो डॉक्यूमेंट्स हैं बाकी मैं आप लोगों को यहाँ पर ये बात फिर से बता दूँ, आखिरी रीज़न जो है वो आप लोगों को यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ कि बाकी जो लोग कहते हैं कि इंटरव्यू कोई बेस नहीं है इस वीज़ा की, इंटरव्यू की वज़ह से कोई वीज़ा जो है वो लोगों का नहीं लगता, इंटरव्यू बिल्कुल ईज़ी है, ये है, वो है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूँ कि अगर आप लोग वहाँ पर जाते हो, वो आपसे पता करते हैं कि आप कैसे हैं, आपकी कंपनी का नाम क्या है, आप लोग वहाँ पर बता ही नहीं सकते, ठीक है? आप लोग वहाँ पर खामोश रहते हो, तो आप लोग का वीज़ा 100% रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए मैं आप लोगों को ये भी बता रहा हूँ कि आप लोगों ने अपनी जो डिटेल्स है वो कंप्लीट देनी है। डॉक्यूमेंट्स जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो आप लोगों ने कंप्लीट
उसी रिक्वायरमेंट के साथ अगर आप लोग कोई एजेंसीज़ या एजेंट ऐसे हैं जो आपको बोलते हैं कि अपने पेरेंट्स के भी आईडी कार्ड की कॉपीज़ जो हैं या फिर उनका प्रिंट जो है वो आईडी कार्ड का वो भी आप साथ अटैच करें। आप अपनी जो होती है अपॉइंटमेंट होती है, जो अप्लाई होती है, उसके बाद जो अपॉइंटमेंट आपको मिलती है, उसका भी कॉपीज़ प्रिंट निकाल के आप साथ अटैच करें। ये बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट जो है वो नहीं है। वो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स आपके ऊपर रौब जमाने के लिए या पता नहीं क्यों ये आप लोग को बता देते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है। 6 डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप लोग के साथ यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर मैं यहाँ पर शो कर दूँगा, ये आप देख सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स उनकी रिक्वायरमेंट है, ये आप लोग इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट जो है वो आपको मिस नहीं होना चाहिए। जो डॉक्यूमेंट्स आप वहाँ पर लेकर जाएँ, ये सब वैलिड होने चाहिए। कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपका एक्सपायर नहीं होना चाहिए, ठीक है? ये इनमें से कोई भी डिटेल जो है वो आप लोगों ने इनकम्प्लीट नहीं वहाँ पर लेकर जानी, ठीक है? ये आप लोगों ने बहुत ज़रूरी जो बातें मैंने आपको बताई हैं, कुछ लोगों को पहले पता होंगी, कुछ लोगों को नहीं पता होंगी, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता तो उन लोगों के लिए तो ये फ़ायदेमंद साबित होंगी इंशाल्लाह। इसके अलावा दोस्तों जो बाकी वीज़ा रेशो की अगर बात की जाए तो मेरे ख़्याल में जो मेरा एक्सपीरियंस है, लोगों को कोई ना कोई जो है वो मिस्टेक्स होती है, ठीक है? या फिर उनकी कंपनी ठीक नहीं होती, या फिर डिटेल में मिस्टेक होती है, या फिर इंटरव्यू में वहाँ पर बात नहीं कर सकते, कॉन्फिडेंस नहीं रख पाते, कोई जोग्राफिया के बारे में वो बता देते हैं। इसके अलावा वहाँ पर बहुत सारे रीज़न्स हैं। हमें तो लगता है कि ट्रैवल इंश्योरेंस में या फिर एग्रीमेंट हमारा एक्सपायर है या फिर हमारी कंपनी नहीं अच्छी। इसके अलावा भी बहुत सारे ये रीज़न हैं छोटे-छोटे जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताए हैं जिनकी वज़ह से आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। एक भी अगर आप लोगों की डिटेल्स जो है, आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ, आपके पासपोर्ट के ऊपर कुछ और है, आपके एग्रीमेंट में कुछ और है, आप लोगों की किसी और डॉक्यूमेंट्स पे कुछ और है, तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो बाकायदा तौर पर पहले चेक करें, अपने इंटरव्यू की तैयारी करें। जो बेसिक क्वेश्चन वो वहाँ पर पता करते हैं। बेसिक क्वेश्चन कौन से हैं? आपके बारे में पता करते हैं, आप कैसे हो, कहाँ से आए हो, कैसे आए हो? आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, कितनी एजुकेशन है, कहाँ पे काम किया है, एक्सपीरियंस आपका क्या है? इसके बाद जो आपका एग्रीमेंट होता है, उसमें से आप लोग सब क्वेश्चन जो है वो पता करते हैं। एग्रीमेंट आप लोगों ने कंप्लीट अपना रीड करना है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। इसके अलावा दोस्तों इस चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो है वो मैं डेली इस चैनल के ऊपर अपलोड करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।